हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरकारी कंपस। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि एसबीआई की तरफ से एक काफ़ी अच्छा नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है और जिनका स्पेशली सपना होता है ना बैंक में काम करने का, उनके लिए तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1500 वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं। दैट इज़ अ ह्यूज नंबर। मतलब इतनी वैकेंसीज़ यूजुअली रिलीज़ नहीं होती हैं। तो अगर आप बैंकिंग जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप देख रहे हैं कि हाँ बैंकिंग जॉब एक अच्छी सी होनी चाहिए, तो दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ओके, अगर हम डेट्स की बात करें तो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 18 जून से और ये चलेगा लास्ट 8 जुलाई तक। और इसमें सभी ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं। बाकी हम फर्दर आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सो दैट आपको अच्छे से पता चल जाए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगर हम देखें तो सबसे पहले इसका हम देख लेते हैं कि एप्लीकेशन का शेड्यूल क्या है। मतलब आपका ये कब से स्टार्ट होगा और एंड कब तक होगा। तो इसमें सबसे अच्छी बात पता है बैंक एग्ज़ाम्स में क्या होती है कि आपका 6-7 महीने में टोटल ओवरऑल आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 18 जून से आपका स्टार्ट हो रहा है और ये तो सिर्फ एप्लीकेशन प्रोसेस है। बेसिकली आपका अगस्त से स्टार्ट होगा और ये जाके पूरा आपका कंप्लीट अक्टूबर टू नवंबर तक हो भी जाएगा। एंड इसका रिज़ल्ट यूजुअली 1 से 2 महीने में आ जाता है। तो आपका दिसंबर तक रिज़ल्ट आ जाएगा और जनवरी फरवरी में आप एक इतनी अच्छी पोजीशन पे बैठे होंगे जिसका शायद आप बरसों से सपना सोच रहे होंगे। क्योंकि एसबीआई पीओ बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है और कहीं ना कहीं ये एक असिस्टेंट मैनेजर की जॉब आपको मिल रही है। बहुत अच्छा पे स्केल है इसका, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे ही वीडियो में। तो ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग एक्चुअली में सरकारी जॉब पाना चाहते हो या फिर बहुत टाइम से गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच रहे हो, तो ये मौका मिस मत करना, क्योंकि इसके लिए मतलब ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। बेसिकली ये तो मैंने आपको जैसे बता दिया 18 जून से 8 जुलाई लास्ट डेट है आपकी अप्लाई करने की। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इससे पहले अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एप्लीकेशन में ना मतलब साइट इनकी बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, तो इससे पहले ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। ओके, अब देखते हैं कि बेसिकली ना 3 स्टेजेस में डिवाइड होता है। सबसे पहले आता है फ़ेज़ 1। तो फ़ेज़ 1 आपका हो जाएगा अगस्त में। एंड जो इसके कॉल लेटर्स होते हैं, कॉल लेटर्स का मतलब बेसिकली आपका एडमिट कार्ड होता है, वो आपका मिड जुलाई तक आ जाएगा। ठीक है, फिर फ़ेज़ 2 होता है मेंस एग्ज़ाम। ये सब हम अभी डिटेल में बात करेंगे कि ऑनलाइन फ़ेज़ 1 में क्या होता है, फ़ेज़ 2 में क्या होता है। अभी मैं बस जस्ट आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि डेडलाइन क्या है इन सब चीज़ों की। ओके, तो फ़ेज़ 2 में फ़ेज़ 2 आपका सितंबर में होगा। तो और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है थोड़ा बहुत। उसके बाद आता है अक्टूबर टू नवंबर में आपका फ़ेज़ 3 हो जाएगा, जिसमें कि आपका जीडी और पर्सनल इंटरव्यू आ जाता है। ओके, नाउ अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यार एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो हम अब डिस्कस कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो कोई भी ग्रेजुएशन बीकॉम, बीए, बीबीए, जिसके पास भी बैचलर डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन में, वो सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड एक अच्छी बात इसमें पता है क्या है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका रिज़ल्ट पहले आ जाना चाहिए। जो भी एग्ज़ाम की लास्ट डेट होगी उससे पहले आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए ग्रेजुएशन का। ओके, ये सबसे बहुत अच्छी बात है कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब ऑलमोस्ट सभी एलिजिबल होते हैं, क्योंकि आपको ठीक है। देन बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो 21 टू 30 ईयर्स एज लिमिट भी देखो कितनी ब्रॉड रखी गई है, कितनी अच्छी है कि जो भी कोई 21 ईयर्स है, 21 से 30 ईयर्स, दैट इज़ अ वेरी गुड एज लिमिट। एंड ये आपको जो लिमिट्स है ना, ये देखनी होती है एज ऑन 1 अप्रैल 2026। लाइक 1 अप्रैल 2026 तक 30 होने चाहिए या फिर 21 होने चाहिए। ओके, एंड इसमें एज रिलैक्सेशन भी दी गई है 3 ईयर्स की फॉर ओबीसी एंड 5 ईयर्स फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। एंड अगर हम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो अभी तो मैंने बोला था ना कि ये फर्स्ट है। मतलब अगर आपके पास ये है तो वेल एंड गुड। अगर किसी के पास ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है, जो कि वैसे होता नहीं है, ग्रेजुएशन डिग्री तो सबके पास होती है, लेकिन अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर इंजीनियर हो या फिर कोई मेडिकल ग्रेजुएट की डिग्री है, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। कूल। नाउ अब मैं आपको जैसे बोल रही थी कि 1500 वैकेंसीज, लाइक दिस इज़ अ ह्यूज वैकेंसी, बिलीव मी। मतलब अगर आप पुराने ईयर्स को देखोगे ना, तो इतनी वैकेंसीज नहीं निकलती पीओ में जनरली, लेकिन इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब
अब हम कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज किस में कितनी कितनी वैकेंसीज है। तो जनरल में 588 वैकेंसीज, लाइक वेरी गुड नाउ, एंड इसमें 39% के बारे में बात करते हैं। OBCs के लिए 390 वैकेंसीज, शेड्यूल कास्ट 234, ST 144, EWS 144। अगर आप इसको ओवरऑल परसेंटेज देखोगे तो 39.2% जनरल वालों के लिए है, OBC के लिए 26%, 15.6% फॉर SC, 9.6% फॉर ST एंड EWS 9.6%। नाउ सैलरी, ये तो सबको मतलब होता ही है कि यार सैलरी कितनी मिलेगी, है ना। तो सैलरी बहुत ही ल्यूक्रेटिव है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका बेसिक पे, ओनली बेसिक मतलब जो बेसिक पे होता है वो सिर्फ आपको 48,480 मिलेगा। एंड अगर आपके और इंक्रीमेंट्स होते रहते हैं, मतलब अगर इंक्रीमेंट आप काउंट करोगे तो उसके बाद आपका बेसिक पे सिर्फ 63,840, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर सैलरी वाइज अगर आप देखो। एंड जो कि सिर्फ आप अगर ग्रेजुएट पास हो ना तो सैलरी अगर आप कंसिडर करोगे इसमें तो काफ़ी अच्छी मिलती है, राइट। एंड उसके बाद आपका DA, HRA, लीज रेंटल, मेडिकल, ट्रैवल बेनिफिट्स, ये सब इंक्लूड होके आपका जो CTC टोटल बनता है ना वो 21.97, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली अगर आप पर ईयर देखोगे तो आपका 1.8 CTC बन जाता है, विच इज़ वेरी गुड अमाउंट। मतलब आप कंसिडर करो ना कि आप ग्रेजुएट हो, जस्ट आप कॉलेज से निकले हो और आपको 1.8 लाख पर मंथ सैलरी मिल रही हो, तो यू नो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड अगर हम बात करें कि आप ज्वाइन कैसे करोगे, मतलब आपकी क्या पोजीशन होगी, तो आप एज जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1, दैट इज़ शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बोले तो JMGS 1 की तरह आप इसमें ज्वाइन करोगे। एंड उसके 2 साल के बाद, मतलब 2 साल प्रोबेशन पीरियड होता है किसी भी, अगर आप कंपनी वगैरह में देखोगे तो 2 साल का मिनिमम प्रोबेशन पीरियड होता है कि आपको वो देखते हैं कि आप कैसा काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो। एंड 2 साल के बाद विद इन 3 to 4 years आप MMGS 2 आपको ये वाली पोजीशन मिल जाएगी ना। ऑफकोर्स आपकी जो पहले की सैलरी होगी थोड़ा और उससे इंक्रीमेंट होकर आपको मिलेगा। नाउ अब ये बात कर लेते हैं कि ठीक है सब बात तो हो गई, अब देखते हैं एक्चुअली इसमें आपको टेस्ट क्या क्या देना है, राइट। तो सबसे पहले आता है आपका फेज़ 1। जब आपका फेज़ 1 क्लियर होगा तभी आप फेज़ 2 पे मूव कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले फेज़ 1 को समझ लेते हैं, दैट इज़ प्रीलिमिनरी एग्जाम पैटर्न। एंड ये पता है सबसे अच्छी बात क्या है फेज़ 1 में कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अब कुछ लोगों को डाउट होगा क्वालिफाइंग नेचर क्या होता है, तो क्वालिफाइंग नेचर का मतलब होता है कि कट ऑफ निकाली जाती है एंड आपको उसी के बेसिस, मतलब अगर आप उस कट ऑफ को क्लियर कर लेते हो तो आप सेकेंड राउंड में जा सकते हो। वो आपके फाइनल मेरिट में फाइनल मेरिट में आपके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। मैं भी आपको आगे बताऊंगी कि फाइनल मेरिट कैसे निकलती है, लेकिन पहले फेज़ 1 को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपके 3 सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश, ओके, देन आता है आपका क्वांट, दिस इज़ योर सेकेंड, एंड देन रीजनिंग एबिलिटी, दिस इज़ योर थर्ड। सो यहाँ पे बेसिकली टोटल ओवरऑल 3 सेक्शंस होते हैं, जिसमें कि जैसे कि आपको क्वांट में 35 क्वेश्चंस मिलेंगे और रीजनिंग में 35 एंड इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं। और जो सेक्शनल ड्यूरेशन होता है ना, इसमें सेक्शनल ड्यूरेशन होती है। सेक्शनल ड्यूरेशन का मतलब होता है कि आपका इंग्लिश का अगर पेपर चल रहा है होगा आपका 1 घंटे का एक साथ ही है तीनों सेक्शंस के पेपर। लेकिन जैसे आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर खुला हुआ है तो उसमें आपके 20 मिनट्स इंग्लिश लैंग्वेज को दिए जाएंगे, क्वान्टिटेटिव के लिए 20 एंड रीजनिंग के लिए 20। और इसमें क्वेश्चंस की तो मैंने नंबर बता ही दिया आपको। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड का मतलब वो है जो लोग पहले से ऑलरेडी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो नए हैं बिल्कुल इस चैनल के लिए और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए उनको मैं बता देती हूँ। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आपको बेस्ट सेलेक्ट करना होता है। बेस्ट से मतलब जो उसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑब्जेक्टिव ऐसा पेपर रहता है इसमें, और ये तीनों सेक्शंस के लिए सेम है। और हाँ, एक और बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 140, तो इसका अच्छे से ध्यान रखना जब भी आप पेपर अटैम्प्ट करते हो, क्योंकि काफ़ी बच्चे नेगेटिव मार्किंग की वजह से ही उनकी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाती। तो काफ़ी अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। और कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, लेकिन हाँ इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चंस में से आपके 25 या 20 मार्क्स आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप 30 नहीं लाए तो आपका वो एग्ज़ाम पास नहीं हुआ। तो कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, आपकी ओवरऑल कट ऑफ बनती है। जैसे कि 100 मार्क्स अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे ना, 30
35 एंड 35, तो इन तीनों को मिला के आपकी 100 मार्क्स के पेपर होता है और 100 मार्क्स के पेपर में ही आपकी कट ऑफ बनती है। ओके, नाउ फेज़ 2 एग्ज़ाम। तो अगर जब आप फेज़ 1 क्वालिफाई कर लेते हो तो आता है आपका फेज़ 2, दैट इज़ मेन एग्ज़ाम। मेन एग्ज़ाम में क्या होता है, बेसिकली आपके जैसे उसमें 3 सेक्शंस है ना, यहाँ पे आ जाते हैं टोटल 5। ओके, सो एंड इन 5 में भी आपके 4 जो होते हैं वो तो ऑब्जेक्टिव ही होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। तो ये 4 तो आपके ऑब्जेक्टिव ही होंगे, बस ये जो 5th होगा दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव आपका लिखने वाला होगा। एंड उसमें भी ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे किस लेवल का आता है, राइट। तो अगर हम इसका सेक्शन वाइज डिटेल देखें तो सबसे पहला होता है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। देखो रीजनिंग आपका उसमें भी था प्रीलिम्स में, तो 3 चीज़ें तो आपकी ऐसी हैं जो आप प्रीलिम्स पे भी करते हो, दैट इज़ रीजनिंग, डेटा एनालिसिस। अब इसमें क्या हो जाता है, जैसे वहाँ पे प्रीलिम्स में क्वांट था, यहाँ पे आपको ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली, ठीक है, ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली, नहीं मतलब ग्राफ के क्वेश्चंस ही आते हैं, राइट। और उसके बाद इंग्लिश भी आप प्रीलिम्स में करते हो प्रैक्टिस, इट्स जस्ट दैट आपको एक लेवल अप मिल जाएगा फेज़ 2 के लिए, राइट। और इसके अलावा जो नए सेक्शंस ऐड होते हैं वो होता है जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, राइट। तो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए तो यार वो तो आपसे पूछेंगे ही, क्योंकि आप सिंस बैंक का एग्ज़ाम है और बैंकिंग से रिलेटेड आप काम करोगे, तो ये चीज़ आपकी मेंटालिटी को भी इंक्रीज़ करेगा। तो बैंकिंग अवेयरनेस इज़ अ गुड सब्जेक्ट जो इन्होंने यहाँ पे रखा है। देन कर लेते हैं हम, अब ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव थे और इसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे 40 है और इसके मैक्सिमम मार्क्स आपके होंगे 60 और टाइम ड्यूरेशन आपको कितना मिलेगा 50 मिनट्स। ओके, देन डेटा एनालिसिस के लिए 30 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें मैक्सिमम मार्क्स है 60 एंड इसका जो ड्यूरेशन है ये है 45 मिनट्स। सेम जनरल इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 60 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स, 45 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स, 40 मिनट्स। नाउ डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव में आपके बेसिकली 3 होते हैं जो मेन चीज़ आपको लिखनी होती है। सो दैट इज़ ईमेल राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग। अब ईमेल राइटिंग में क्या होता है, ईमेल राइटिंग तो आपको पता ही होगा, जैसे किसी को ईमेल भेजनी होती है, ईमेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, ईमेल लिखनी तो आपको आनी ही चाहिए, नॉट वेरी मच लाइक बहुत प्रोफेशनली नहीं, बट आपको एटलीस्ट बेसिक तो आना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए कि कैसे भेजते हैं, क्या लिखते हैं, यू नो। तो बेसिक वो आपका यहाँ पे वही चीज़ है कि यहाँ पे भी वो आपका टेस्ट करेंगे। तो ईमेल राइटिंग में और इन तीनों सेक्शंस के लिए बेसिकली आपके पास 2 क्वेश्चंस आएंगे। उन 2 क्वेश्चंस में आपको एक चूज़ करना है कोई भी टॉपिक और उस एक क्वेश्चन को आपको लिखना है। ओके, तो ईमेल राइटिंग इज़ नॉट अ वेरी टफ थिंग, मतलब अगर आपको आती है पहले से ईमेल राइटिंग तो फिर आपके लिए तो बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत मुश्किल नहीं होता, बहुत बेसिक सही होता है, राइट। देन एक सिचुएशन एनालिसिस होता है एंड एक रिपोर्ट राइटिंग होता है। रिपोर्ट राइटिंग या प्रिसाइज राइटिंग, इन दोनों में से आप चूज़ कर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यहाँ पे कितने हो गए 3 एंड इसके जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं ये 50 होते हैं और ड्यूरेशन आपको कितना मिलेगा 30 मिनट्स। तो अगर आप ओवरऑल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस फेज़ 2 के लिए देखोगे, दैट इज़ मेंस के लिए देखोगे, तो आपके 173 बन जाते हैं यहाँ पे एंड मैक्सिमम मार्क्स मतलब जो टोटल मार्क्स होते हैं वो यहाँ पे है 230 मार्क्स एंड टोटल ड्यूरेशन आपको कितना मिलता है 3.5 आवर्स। ओके, एंड येस फेज़ 2 के जो एग्ज़ाम है आपका, ये फेज़ 2 का एग्ज़ाम आपका उसमें फाइनल मेरिट में काउंट होगा। इसकी 75% वेट होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप जितना अच्छा स्कोर कर सकते हो ना उतना अच्छा है आपके लिए, तो इसमें मैक्सिमम स्कोर करने का ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज़ 3rd साइकोमेट्रिक एंड इंटरव्यू। अब इंटरव्यू तो सबको ही पता होगा कि क्या होता है। अब इसमें ना एक और चीज़ इन्होंने ऐड कर दी है, ग्रुप एक्सरसाइज विच इज़ ऑफ 20 मार्क्स एंड पर्सनल इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का होगा। तो ग्रुप एक्सरसाइज में भी डरने वाली कोई बात नहीं है, इसमें बस क्या होता है, अगर मैं आपको ऊपर से बताऊँ तो 4-5 लोग होते हैं एंड आपके जैसे ही होते हैं एस्पिरेंट्स, कोई इतना जैसे आप डर रहे होते हो वैसे ही आपके साथ वाला भी डर रहे होते हैं, तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। 4-5 लोग होते हैं, उस 4-5 में आपके पैनल मेंबर्स बैठे होंगे, एक ही यूजुअली होते हैं ग्रुप एक्सरसाइज में जो आपको इवैल्यूएट करेगा, तो वो आपको कोई टॉपिक दे देगा। अब वो टॉपिक ऐसा भी नहीं होगा कि आपने कभी सुना ही ना हो, वो जेनरिक टॉपिक होता है, तो वो आपको कोई जेनरिक टॉपिक देंगे, उस टॉपिक में आप
चारों पांचों जितने भी लोग होंगे उस ग्रुप में, उन सबको अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताने हैं, मतलब उस टॉपिक के बारे में ओवरऑल आपको बताना होता है कि ये टॉपिक क्या है, इसके क्या प्रॉस है, इसके क्या कॉन्स हैं, एंड ये टॉपिक का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो इसकी ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, अगर आप चाहते हो तो मैं इसके लिए डिटेल वीडियो ले आऊँगी, मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा कि प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन ग्रुप एक्सरसाइज। तो मैं इसके लिए ज़रूर एक अच्छी सी वीडियो ले आऊँगी। तो ग्रुप एक्सरसाइज इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग, बहुत ईजी होता है ये। बस आपका ये कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं कि आप एक्चुअली बोल भी पा रहे हो। अगर आप 4-5 लोगों से मिल रहे हो, क्योंकि बैंक का एग्ज़ाम, बैंकिंग में क्या होता है, आप कस्टमर से डील करते हो, तो कस्टमर से डील तभी कर पाओगे ना जब आप बोलने में अच्छे होगे। तो वो बस वही चेक करते हैं आप कि क्या कितना बोल पा रहे हो। अगर आप एक साथ 4-5 लोग इकट्ठे मिल रहे हो तो आप कितना बोल पाओगे, राइट। तो ग्रुप एक्सरसाइज में आपको वो ये चेक करेंगे। देन आता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू तो आपको आइडिया होगा ही कि पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है। फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा। यहाँ पे वो देखेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है, कॉन्फिडेंस कितना है आप में। एंड आई विल ऑलवेज सजेस्ट माई एस्पिरेंट्स की कुछ अगर आपको ना भी आता हो ना, मतलब किसी क्वेश्चन का ऐसा नहीं होता कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर आता होता है, बट ट्राई, एटलीस्ट ट्राई टू गिव एन आंसर, क्योंकि उससे एक सामने वाले को ये फील बन जाता है कि एटलीस्ट ही और शी इज़ ट्राइंग, ऐसे चुप नहीं बैठा वो पर्सन, राइट। तो बोलने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ग्रुप एक्सरसाइज हो, चाहे पर्सनल इंटरव्यू हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, नॉट ओनली फॉर दिस बट कोई भी एग्ज़ाम हो, आप ये चीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ओके। एंड फिर देखिएगा कि फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब ये इतनी देर से मैं ये बोले जा रही थी ना कि देखते हैं कि अभी आगे देखेंगे कि फ़ाइनल सिलेक्शन आपका कैसे होगा। तो इसमें यही बताया गया है इस पीपीटी में कि फ़ाइनल आपका बेसिकली मेंस और ये फेज़ 3 दोनों को काउंट करके किया जाता है। ये एक्चुअली इसको करेक्ट कर लेना, दिस इज़ 230, ओके, दिस इज़ ऑल्सो 230। तो इसमें क्या होता है, 75 और 25 की रेशियो दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 230 में से 200 या 190 मार्क्स आए हैं, उसका आपका 75% लिया जाएगा। एंड फेज़ 3 में से फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 50 में से 40 मार्क्स आएंगे, तो 40 का 25% लिया जाएगा। इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा और फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर जो भी मेरिट लिस्ट तैयार होकर आती है, अगर उसमें आपका नंबर वो आ रहा होगा तो आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाता है। तो तभी मैं आपको बोल रही थी, अगर आपने सुना होगा ध्यान से, कि फ़ेज़ 2 दैट इज़ मेंस एग्ज़ाम, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपकी 75% की वेटेज दी जाती है। एंड फेज़ 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 25% तो उसका भी लिया जाता है, राइट। ओके, नाउ द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अप्लाई कैसे करें। इसके लिए भी अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए डिटेल वीडियो ले आऊँगी कि कैसे अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी ना जनरली बच्चे कभी कभी मिस्टेक्स कर देते हैं, और फिर इतनी छोटी सी मिस्टेक पे आपको कोई एग्ज़ाम देने से रह जाए, वो तो ठीक नहीं है ना। तो इसलिए मुझे बता देना अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो कि अप्लाई कैसे करना है, तो मैं उसकी डिटेल वीडियो ले आऊँगी। लेकिन जो अगर आप ओवरऑल देखो तो इसमें सिर्फ 3 स्टेप्स हैं, राइट। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन ना किसी भी, अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम में किसी का भी रजिस्ट्रेशन करते हो तो बहुत बेसिक सी आपकी वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, लाइक योर नेम, फादर्स डिटेल, मदर्स नेम और योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह, ठीक है। स्टेप 1 में वो होता है। स्टेप 2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड दिस इज़ द मेन स्टेप जहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत केयरफुली फिल करना फॉर्म, समझ के पढ़ के। PDF में मैं भी आपको लिंक दे दूँगी कि कहाँ से आपको ये सब देखनी है पॉइंटर्स, ठीक है। तो इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ के अप्लाई करना। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी होती है, सिग्नेचर अपलोड करना होता है, एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, और एक हैंड रिटन सेल्फ डिक्लेरेशन नोट होता है, वो आपका नोटिफिकेशन में दिया हुआ होता है। तो आप वहाँ से पढ़ के ये सारा अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप खुद कोई दिक्कत आ रही है तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूँगी। जस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि आपको इस पर वीडियो चाहिए डिटेल, ओके। एंड देन लास्ट तो आपका फ़ी सबमिशन ही है। 750 फ़ीस है फॉर जनरल, OBC, EWC एंड SC, ST, PWD कैंडिडेट्स के लिए एग्जेम्प्ट है, उन्हें कोई फ़ीस नहीं देगी, ओके।
नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं पिन करके, या फिर आप इनकी ऑफिशियल सपोर्ट वेबसाइट पे जाके इनको मेल कर सकते हैं। ओके, एंड इसकी मेन इम्पॉर्टेंट जो टाइमलाइन है वो ज़रूर से ध्यान रखना बच्चों, जो कि है जून 18 टू जुलाई 8। जुलाई 8 से पहले ही भर देना, जुलाई 8 तक का वेट मत करना, क्योंकि साइट कभी कभी क्रैश हो जाती है, बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है, तो कभी कभी बच्चे इसलिए भी अप्लाई नहीं कर पाते। तो इससे प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि 8 जुलाई से पहले इसको अप्लाई कर देना। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना इस वीडियो को। और ऐसी और अगर आप अपडेट्स चाहते हो फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। स्टे ट्यून, थैंक यू।